नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं फाइकस इलास्टिका रबर प्लांट या रबर फिग के बारे में। और क्योंकि ये फाइकस फैमिली का प्लांट होता है तो इसकी जो नीड्स होती हैं वो ऑलमोस्ट तमाम फाइकस फैमिली के प्लांट्स की तरह होती हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ पर इसको समझने में भूल कर रहे हैं, क्योंकि रबर प्लांट के बारे में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी। जब आप नर्सरी से ला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा शाइनी पत्तियों वाला, खूबसूरत पत्तियों पे वेरिगेशन वाला एक सुंदर सा प्लांट है ये। पर कुछ दिन बाद आपके यहाँ बेजान होने लग रहा है, डल होने लग रहा है और पत्तियां गिरने लग रही हैं। कई बार एक ही पत्ती उगने में, खिलने में, निकलने में महीनों का टाइम ले लेती है। कई बार पत्ती बनी होती है पर ऊपर का कवर नहीं उतर रहा होता है, पत्ती खुल नहीं रही होती है और प्लांट की स्टेम धीरे धीरे एकदम डल डार्क कलर की बेजान सी होने लगती है और फिर प्लांट स्ट्रगल करने लगता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ना ये जीता है ना ये मरता है, क्योंकि ना इसमें ग्रोथ हो रही होती है और ना ही ये हो जाए कि चलो प्लांट खराब हो गया है, अब इसको डिस्कार्ड कर दो और नया लगा लो। तो आज का जो वीडियो है वो 5 उन पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो समझ लेना आपकी रबर प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। रबर प्लांट के सारे एस्पेक्ट्स पर मेरे पास वीडियो हैं। इस वीडियो के एंड में मैं अपनी फाइकस इलास्टिका या रबर प्लांट की पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगी और उसको देखिएगा जरूर। उन वीडियोस से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और इस वीडियो में मैं उन 5 पॉइंट को कवर कर लूँगी जो आपको ओवरऑल रबर प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी बातें समझा देंगे, सो दैट कि अगर आप भी रबर प्लांट को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हों तो उस स्ट्रगल से बाहर आ जाए और आपका जो रबर प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए। क्योंकि 1 महीने बाद जैसे ही जून का एंड आएगा, रबर प्लांट की ग्रोथ के लिए बेस्ट सीजन आ जाएगा और उस समय आप इन बातों को अपने रबर प्लांट पर अप्लाई कीजिए और फिर देखिए कि आपका रबर प्लांट कैसे खूबसूरत शाइनी पत्तियों वाला और खिला खिला हो जाएगा। वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लीजिए और वीडियो जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना आप बिल्कुल भी मत भूला करें और साथ ही बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक पहुंचे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको ये समझ लेना है कि आप रबर प्लांट को इंडोर में भी रख सकते हैं पर लो लाइट में नहीं रख सकते हैं। इंडोर में भी आप कहाँ रख सकते हैं? अगर कोई साउथ फेसिंग ग्लास विंडो है जहाँ पर खूब बढ़िया धूप उसको मिलती है वहां पर रख सकते हैं, या फिर वेस्ट फेसिंग अच्छी बड़ी विंडो है वहां पर भी रख सकते हैं। पर अगर आप इसको रूम के अंदर कम लाइट में बहुत दिनों तक रखेंगे तो इसकी पत्तियां गिरने लगेंगी, नीचे की तरफ ढलक जाएंगी, नीचे की तरफ मुड़ जाएंगी और प्लांट खराब होने लगेगा इवेंचुअली धीरे धीरे। तो इसलिए अगर अंदर रखना है, क्योंकि काफी सारे लोग प्लांट्स को अंदर रखते हैं, उनको बाहर जगह नहीं होती है, तो उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। अब सिंपल इसकी लाइटनिंग रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। रबर प्लांट या फाइकस इलास्टिका को ब्राइट लाइट चाहिए। आपके यहाँ टेम्परेचर गर्मियों में 45 डिग्री 46 डिग्री ऐसे हो जाता है तो आपको इस प्लांट को दोपहर की धूप से हर हाल में बचाना है। तब आप इसको सुबह की 2-3 घंटे की, शाम की 1-2 घंटे की धूप से भी इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। पर अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 35-35 डिग्री तक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तब आप इसको फुल सन एरिया में भी आराम से रख सकते हैं। पर उन एरियाज में जहाँ गर्मी काफ़ी पड़ती है, धूप ज़्यादा तेज होती है, वहाँ पर आपको इनको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट और फिल्टर्ड सनलाइट में फ़र्क होता है। फिल्टर्ड माने छन के आती हुई धूप और ब्राइट इनडायरेक्ट मतलब धूप अच्छी आए पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा हो जिससे कि प्लांट की पत्तियां जले नहीं, उसके ऊपर धूप इतनी तेज ना पड़े कि पत्तियां बर्न होने लगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट के लिए जरूरी है। बहुत लो लाइट में अगर आप रखेंगे तो उसमें ग्रोथ नहीं होगी, पत्तियां डल होंगी, उनके ऊपर का शाइन गायब हो जाएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मिट्टी। रबर प्लांट हम जब लाते हैं तो अक्सर ये पुणे या कोलकाता जैसे शहरों से आते हैं। रबर प्लांट जिन भी एरियाज में नेचुरली उगते हैं वहां पर अलूवियल सॉइल में ये नहीं हो रहे होते हैं, तो इसलिए दिमाग से इसको निकाल देना है कि हमको एक बढ़िया अलूवियल सॉइल, जैसे कि हम प्लेन्स वालों के दिमाग में बहुत ज्यादा होता है, उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। पर हाँ,
अब जबकि बारिश का मौसम आने वाला है और आपका रबर प्लांट अगर ग्रो नहीं हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं सॉयल का कॉम्बिनेशन आपको बता रही हूँ, इसको यूज़ कर लीजिएगा। इससे आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो होगा। आप अपने यहाँ की मिट्टी के अनुसार 30 से 40% तक नॉर्मल गार्डन सॉयल रखिएगा और 20 से 25% तक कोर्स सैंड रख सकते हैं, या फिर आप उसमें कोर्स सैंड के प्लेस पे परलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 20 से 25% आप कंपोस्ट करिए यूज़, जो कि वर्मी कंपोस्ट या कोई भी होममेड कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट हो, जो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए और उसे ह्यूमस रिच भी बनाए। आप थोड़ी क्वांटिटी में सिंडर या किसी भी और तरह की ग्रिट यूज़ करें। आप 10 से 12% तक कोकोपीट कोकोकॉयर को यूज़ कर सकते हैं। खाद का रेशियो और गार्डन सॉइल का रेशियो मिट्टी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर मिट्टी ह्यूमस रिच है तो इतना ही रहने दीजिए, अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का अभाव है, ह्यूमस का अभाव है, तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए। और इस तरह की जब आप मिट्टी बनाएंगे, और हल्के से उसमें ग्रिट्स जरूर मिलाइएगा, क्योंकि उससे बेटर एयरेशन होता है और नेचुरली भी इनकी जो सॉयल होती है वो कुछ इसी तरह की होती है। तो आप इस तरह की सॉइल में जब अपने रबर प्लांट को लगाएंगे तो आप यकीन मानिए कि आपके प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। देखो, रबर प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की तो ज़रूरत नहीं है, पर कम से कम साल में 2 या 3 बार आपको इसको एनपीके की अच्छी क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। आप वो रिक्वायरमेंट वर्मी कंपोस्ट से और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला के भी पूरी कर सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और एनपीके 19-19-19 मिला करके भी पूरी कर सकते हैं, या सिर्फ एनपीके 19-19-19 और माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो मिक्स है उसको मिला करके भी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा एक हल्का एनपीके 19-19-19 और माइक्रोन्यूट्रिएंट का फोलियर स्प्रे बना करके आप अपने प्लांट को स्प्रे करने के लिए यूज कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में एनपीके यूज करके स्प्रे करके पत्तियों को वाइप कर देते हैं थोड़ी देर बाद, तो इसकी पत्तियां बहुत ही ज्यादा इस तरह की कुछ शाइनी दिखाई देने लगती हैं और प्लांट देखने में काफी हैप्पी लगता है। तो फर्टिलाइजर के संग मगर माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको जरूर मिलाना है। ये जो पत्तियां खुलती नहीं है, पत्तियां निकलती नहीं है, पत्ती कोई ग्रोथ नहीं होती है, इसका जो सबसे मेजर रीजन होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का अभाव होता है। क्योंकि नाइट्रोजन रिच खाद तो हम डालते रहते हैं, पर माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं पड़ने के कारण नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है रूट्स की, वो कम होने लगती है, जिससे कि ग्रोथ में समस्याएं आती हैं और आपका प्लांट सही से ग्रो नहीं करता है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन को डालिए, ना कि कोई सिंगल फर्टिलाइजर को। हाँ, अगर आपके पास कोई ऑल पर्पस फर्टिलाइजर है और माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर आपके पास चिलेटेड नहीं है, तो आप उसको सीवीड से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सीवीड भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर ही होता है। अब एक बड़ी समस्या जो होती है वो एक सिंगल स्टेम में रबर प्लांट का लगातार बढ़ना होता है, क्योंकि ये थिक और बुशी नहीं होता है। तो आपको अपने रबर प्लांट को थिक और बुशी करने के लिए क्या करना है, लगभग 6-7 इंच के हिस्से नोड से लगभग 1 इंच से नीचे से आपको इस तरह से चॉप कर लेना है। अब ये जो पोर्शन है ये आपको लगा देना है कटिंग की तरह, जिससे कि नया प्लांट बन जाए। और जब आप इस तरह से काट देंगे तो उस के नोड एरिया पर अगर आप एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला फोलियर स्प्रे यूज करें, या फिर एक और प्लांट हार्मोन होता है 6-BAP, उसका पेस्ट बना करके हर नोड पे अगर आप लगा देंगे, तो धीरे धीरे देखिए मेरे इस प्लांट की तरह उसमें हर नोड से ग्रोथ होने लगेगी। पर पत्तियां बड़ी हो, सही साइज की हो, कि इसमें न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब बहुत ज्यादा गर्मियां होंगी या बहुत ज्यादा सर्दियां होंगी, तो इनकी पत्तियों का आकार थोड़ा छोटा तो होगा ही होगा, क्योंकि ड्राइनेस जो होती है हमारे यहाँ बहुत गर्मी या बहुत सर्दी में, उसकी इनको आदत नहीं होती है। इनको चाहिए ह्यूमिडिटी रिच एनवायरनमेंट। तो जहाँ भी ह्यूमिडिटी की कमी होगी इनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, क्योंकि इनको कम से कम 40 से 60 डिग्री तक की ह्यूमिडिटी चाहिए ही चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पत्तियां छोटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक बात कई बार लोग पूछते हैं कि रबर प्लांट की पत्तियां खुल नहीं रही हैं। बहुत ही धीरे से इस कवर को उतार देने के बाद पत्ती का जो खुलने का रेट होगा वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये आउटर कवर जब तक हटता नहीं है पत्तियां खुलती नहीं है, और आउटर कवर हटने में कई बार बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो जब आप इसको खुद से कर देंगे तो वो प्रक्रिया थोड़ी एक्सपेडाइट हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और आपके रबर प्लांट की जो पत्तियां हैं वो खुल जाएंगी। तो ये जो प्लांट है ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें पानी भरे ही जाएं, और गर्मियां भी अगर अभी पड़ रही हैं तो रोज दोनों टाइम भर रहे हैं पानी, तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा। आपको पानी तब डालना है जब ऊपर की कम से कम 2-2.5 इंच की मिट्टी सूख जाए। और टेराकोटा के पॉट में तो आप लगातार पानी डाल सकते हैं, पर अगर आपने प्लास्टिक या सेरेमिक के पॉट में अपने रबर प्लांट लगाए हैं
तो आपको पानी डालने में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपको ऊपर से पानी नहीं भी दिख रहा होता है तो पॉट में नीचे की साइड मिट्टी गीली ही रहती है, तो रूट्स उसकी जो होती हैं वो नमी वाली मिट्टी में ही होती हैं और हमको ऊपर से दिख रहा होता है कि प्लांट में पानी सूख गया है। तो इसलिए लॉजिकली सोच करके अपने पॉट के साइज के हिसाब से, अपने प्लांट के साइज के हिसाब से, अपने प्लांट की लोकेशन के हिसाब से वाटरिंग करनी है। अंधाधुन ओवर वाटरिंग करके गर्मियों के नाम पर अपने प्लांट को खराब नहीं करना है। सर्दियों में आपको इसको फ्रॉस्ट से बचाना है, गर्मियों में आपको इसको ड्राई विंड से बचाना है और दोपहर की तीखी धूप से बचाना है। ऐसे में आप एक ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पर इनको टॉप कवर हो और या फिर लाइट जो है वो उतनी तेज दोपहर में ना आती हो, और इन एरियाज में आपका रबर प्लांट ज़्यादा थिक होगा, ज़्यादा बुशी होगा और ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा। और हाँ, आपका रबर प्लांट अगर एक ही तरफ ग्रोथ ले रहा है या एक तरफ झुकता जा रहा है तो आप अपने प्लांट को हमेशा रोटेट करके रखते रहें, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपके प्लांट में एक सार ग्रोथ होगी। तो आशा है रबर प्लांट से रिलेटेड ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए।